नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रिश्का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक की चपेट में आने से 2 लड़कों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। मृतक पूर्व पार्षद कमल बैरवा के बताए जा रहे हैं भांजे। श्रीनगर रोड भैरू मंदिर के सामने की ये घटना है। इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी है? ट्रेन की चपेट में आने से 2 लड़कों की मौत हो गई है। देखिए रशिका, देर रात का ये हादसा है। अलवर थाना इलाके में श्रीनगर भैरव मंदिर के पास ये हादसा है, जहां पर जो ट्रक जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार ये 2 जो भाई हैं जिनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है। एक का नाम नरेश है जो 21 साल का बताया जा रहा है, दूसरा हेमंत है जो 17 वर्षीय है। ये दोनों जो है खुली मजदूरी का काम करते थे और रात को अपने घर की ओर लौट रहे थे। वहीं श्रीनगर से अजमेर की ओर आ रहा ये ट्रक जो है तेज गति में चल रहा था और इस ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार जो है अपना संतुलन नहीं बना पाए और इस ट्रक की चपेट में आ गए। गंभीर घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद मौके पर पहुंची अलवर थाना पुलिस ने ट्रक को जो है वो जब्त कर लिया है और चालक उसका फरार हो गया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। दोनों ही शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जी अभिजीत, बताया जा रहा है ये पूर्व पार्षद कमल बैरवा के दोनों भांजे हैं। देखिए बिल्कुल, ये पूर्व पार्षद है कमल बैरवा, उनके सगे संबंधियों के पुत्र बताए जा रहे हैं। दोनों जो है बुआ और मामा के बेटे हैं। नरेश जो 21 वर्षीय है और हेमंत जो 17 वर्षीय मृतक हैं। दोनों जो है आपस में कजन ब्रदर्स भी थे और दोनों जो है अलग अलग जगहों पर खुली मजदूरी किया करते थे और अपना काम निपटा के कल रात को वापस बाइक पर ही घर लौट रहे थे। उस दौरान ये हादसा हो गया था। फिलहाल परिवार में मातम छाया हुआ है। पुलिस ने जो है मामला दर्ज करके जो है तलाश शुरू कर दी है फरार ट्रक चालक। जी अभिजीत, इस पूरे मामले में जो ट्रक चालक है उसकी गलती है या ये बाइक सवार 2 लड़कों की? क्योंकि आप ही ने बताया कि ओवरटेक करने के मतलब कोशिश में ये हादसा हुआ। देखिए, चूंकि देर रात का ये पूरा हादसा है, सड़कें जो है वो वीरान रहती हैं, इसलिए तेज गति पर दोनों ही वाहन चल रहे थे। ट्रक भी जो है वो श्रीनगर से अजमेर की ओर आ रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक में झूलों में लगने वाले जो उपकरण हैं वो भरे हुए थे और ट्रक जो है वो लोडेड ट्रक था और तेज स्पीड में चल रहा था। वहीं बाइक सवार भी जो है वो चूंकि रात के वक्त ट्रैफिक ना के बराबर होता है, वो भी बाइक पर तेज चल रहे थे और इस दौरान ही ओवरटेक करने के चक्कर में पूरा हादसा प्रारंभिक तौर पर घटित होना सामने आया है। फिलहाल पुलिस जो है उसकी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसमें और खुलासा हो पाएगा। जी अभिजीत, चलिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अजमेर से ये बड़ी खबर आपको बताई है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई है। ट्रक की चपेट में आने से इन दोनों लड़कों की मौत हो गई और घटना के बाद परिवार में दोनों परिवारों में मातम छा गया है। अल सुबह की देर रात की, माफ कीजिएगा, ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ट्रक की चपेट में आने से 2 बाइक सवार लड़कों की मौत हो गई। दोनों भाई बताए जा रहे हैं और दोनों के ही परिवार में अब मातम छा गया है। श्रीनगर रोड भैरू मंदिर के सामने की ये घटना है। ये भैरव मंदिर के पास की घटना है। भैरव मंदिर के पास में एक प्याऊ बनी हुई वाटर बॉक्स के सामने, वहाँ की घटना है। दोनों शख्स मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक ट्रक झूले से भरा हुआ जो जा रहा था, उसकी वजह से अनबैलेंस होकर ये ट्रक के नीचे चले गए थे। दोनों शख्स दोनों भाई हैं और एक बुआ का लड़का है और एक मामा का लड़का। क्या नाम? एक का नाम अरुण है और एक का नाम नरेश रेसवाल उर्फ कालू। दोनों एक मजदूरी करता है और एक चाय की थड़ी पे काम करता है। बढ़ते हैं आगे और कोटा से अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर हैं। बाल कल्याण समिति की टीम ने संज्ञान लिया है और कल घर पहुंचकर इस मामले में संज्ञान लिया गया था। आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप किया था और ये आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं और इसी के चलते, आरोपियों के डर के चलते ही परिजनों में भी अब दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 5वें दिन भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर हैं।
बाल कल्याण समिति की टीम ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले में और कल नाबालिग के घर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? 5वें दिन भी गैंगरेप के जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर हैं। जी, बाल कल्याण समिति ने हालांकि इस मामले में संज्ञान लिया है। उन पीड़िता के घर पहुंचकर नाराजगी जताने के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पे उस टीम ने भी कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। आरोपी फिलहाल न केवल पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, बल्कि बाल कल्याण समिति की टीम का खुद का मानना है कि आरोपी बेखौफ होकर, जैसा परिजनों का भी आरोप था कि बेखौफ होकर यहाँ से गुजरते हैं और धमकी देते हैं। यानी कि पीड़िता का जो परिवार है पहले से, क्योंकि उनकी माँ और भाई मानसिक रूप से बीमार है, पिता का देहांत पहले ही हो चुका है, तो उसके परिवार में कोई और नहीं हो, पीड़िता अकेली मात्र वहाँ उस घर में रहती है और धमकी की वारदात को फिर से अंजाम देते हैं। तो ये निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब 31 अगस्त को मामला दर्ज होने के बाद, जब गंभीर प्रवृत्ति का इतना बड़ा गैंगरेप का मामला जब 16 वर्षीय बालिका के साथ हुआ, उसके बावजूद आरोपी जब नामजद होने के बाद क्यों गिरफ्तार नहीं हो पा रहे? तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस अनुसंधान का विषय बता रही है और इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। हालांकि जब इसमें कुछ गिरफ्तारी होगी तो हो सकता है मीडिया से मुखातिब होकर इस मामले के बारे में जानकारी दे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये इतने दिन गुजरने जाने के बावजूद भी गैंगरेप जैसे मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है और एक भी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जी, जाहिर सी बात है ओम प्रकाश, 5 दिन हो गए हैं और अभी जो ये आरोपी हैं अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, लेकिन सवाल ये है कि आरोपियों की क्या पहचान हो गई है? कौन थे ये आरोपी जो अभी तक बेखौफ घूम रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी, निश्चित रूप से पहचान हो गई, क्योंकि पीड़िता ने नामजद 4 लोगों का नाम दिया है FIR में। जब 4 लोगों की तो पहले से पहचान हो गई और पुलिस जब कार्रवाई करती तो निश्चित रूप से उसके परिजनों से पूछताछ करने, उनके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उनको गिरफ्तार समय पे किया जा सकता है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली का एक नमूना ये भी देखिए कि समय पर न तो उन बालिका का मेडिकल करवाया गया, न उनके 164 के बयान दर्ज किए गए, न बाल कल्याण समिति के समक्ष उसको पेश किया गया और न ही उनको काउंसलिंग पूरी तरह से करवाकर उनको आश्रय दिया गया। आश्रय की आवश्यकता इसलिए कही जा सकती है कि वो परिवार में एकमात्र है, क्योंकि उनके पिता नहीं है। उसके बावजूद जब धमकी मिलता है तो निश्चित रूप से पुलिस को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करके उनको आश्रय स्थल में भिजवाना जरूरी था, बालिका गृह में भिजवाना जरूरी था। लेकिन पुलिस के ये तमाम जो प्रकाश, बिल्कुल सही बात है कि 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कोटा से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां लूट का मामला सामने आया है। घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की कोशिश की थी, पिस्टल की नोक पर किया था लूट का प्रयास और इस प्रयास के मामले में 4थे दिन बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। घटना से अब लोगों में आक्रोश है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर। में अपराधियों में पुलिस का भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर पुलिस का भय होता तो शायद ये इतनी वारदातें नहीं होती। पहले तो चलते रास्ते या किसी सार्वजनिक प्लेस पे ही मतलब लोगों को परेशानी होती थी, पर आज तो घर बैठे, घर में रहते हुए लोगों को डर का सामना करना पड़ रहा है। हमारे तलवंडी निवासी बुजुर्ग दंपत्ति के साथ घर में एयर गन के द्वारा उनको धमकाकर डराकर लूट की वारदात करने की कोशिश की गई। वो साहसी थे बुजुर्ग दंपत्ति, तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। आज कोटा शहर में भय का माहौल है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार पूरे पुलिस महकमे को और वहाँ के स्थानीय उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस महकमे को टाइट करें, ताकि कई तरह की चोरियां और ऐसे जो कोटा शहर में हो रहे हैं उसे बंद किया जा। जी चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए अब इस मामले में हम बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, 4 दिन हो गए हैं, घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में, क्या जानकारी है?
जी निश्चित रूप से पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। और सबसे बड़ी बात इसमें बता दें कि लाइव वारदात जो पूरी तरह से सामने आई थी, सीसीटीवी में कैद हुआ था उस बदमाश का चेहरा, भागते हुए का चेहरा कैद हुआ था। एयरगन जो थी वो बरामद पुलिस ने उसी समय इसलिए कर ली थी कि वो छोड़ के भाग गया था हड़बड़ाहट में। उसके पास से एक रजिस्टर बरामद हुआ था और उसके पहले वो 3 दिन तक जब पुलिस ने जांच की, स्थानीय लोगों का कहना है कि वो कुछ लोग संदिग्ध लोग यहाँ से गुजर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, आक्रोश व्याप्त है अभी तक, क्योंकि ये दिल दहलाने वाली वारदात इसलिए कही जा सकती है कि घर में घुसकर बेखौफ होकर पिस्टल की नोक पर एक बुजुर्ग दंपति के साथ लूट की वारदात का जो प्रयास किया गया था, उसके बाद जब तमाम सबूत पुलिस के हाथ लग गए हैं और पुलिस का काम काफी आसान हो गया, उसके बावजूद 4 दिन बाद में भी पुलिस के हाथ फिलहाल ये कहा जा सकता कि खाली है। इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है, गश्त बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल पुलिस ने एक भी आरोपी को इस मामले में कोई गिरफ्तार नहीं किया है, कोई खुलासा इस मामले में नहीं हो पाया है। और ये कहा जा सकता है कि पुलिस इस मामले को हल्के में ले रही, क्योंकि लूट की वारदात हुई नहीं, लूट का प्रयास हुआ, लेकिन जब इसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो हो सकता है कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। इसने किस उद्देश्य से ये वारदात को अंजाम देने का जो प्रयास किया था और क्या इरादा इनका था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जैसा स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इस तरह की गैंग सक्रिय हैं, जो किसी न किसी बहाने लोग संदिग्ध लोग आते हैं, वैक्सीनेशन सर्वे के बहाने आते हैं, पेड़ काटने के बहाने आते हैं, लोगों की समस्या का समाधान, बिजली वगैरह के जो समस्या का समाधान के बहाने आते हैं और बेखौफ होकर आते हैं। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पे निश्चित रूप से सवाल खड़े होने लाजमी है कि जब इतने दिन गुजरने के बाद जब तमाम सबूत, चेहरा संदिग्ध जो कई संदिग्ध चेहरे जो सीसीटीवी में कैद हैं, जबकि जिन बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया उनका चेहरा कैद है, उनके भागते हुए का रजिस्टर, एयरगन ये बरामद कर ली, तो फिर आखिर 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? जी फिलहाल जवाहरनगर ओम प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर के बगरू से बड़ी खबर है, बांध में डूबे युवकों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। 12 घंटे बाद भी बांध में डूबे युवकों का कोई पता नहीं चल सका है। सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। नाव में बैठकर बांध की सैर करने निकले थे युवक, मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। नेवटा के रामसागर बांध का ये पूरा मामला है, जहां डूबे हुए युवकों की तलाश जारी है। 12 घंटे बीत गए हैं, बांध में डूबे युवकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। नाव में बैठकर बताया जा रहा है कि युवक बांध की सैर करने के लिए निकले थे और अचानक ये हादसा हुआ, जिसके बाद दोनों डूब गए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी अब पहुंच चुके हैं। नेवटा के रामसागर बांध का ये मामला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी हीरालाल से। हीरालाल, बांध में डूबे हुए युवकों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, 12 घंटे बीत गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी ऋषिका, मैं आपको बता दूं कि बगरू के नेवटा गांव का यह पूरा मामला है, जहां कल शाम को 4 युवक जो बांध में नाव से सैर करने के लिए निकले थे, इस दौरान संतुलन बिगड़ने से है जो 2 युवक पानी में गिर गए और डूब गए थे। इसके बाद सूचना पर पुलिस और ग्रामीणों की भीड़ लग गई थी। पुलिस मौके पे पहुंची थी, उन्होंने जयपुर से सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पे बुलाई थी और सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन रात होने की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन चालू किया गया है। फिलहाल जो बांध में डूबे हुए युवक हैं उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया और गोताखोरों की टीम है जो उनकी तलाश कर रही है। जी ऋषिका। जी चलिए हीरालाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में भरतपुर से हजारों की तादाद में लोग भाग ले रहे हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने आवास से 100 से अधिक गाड़ियां रवाना की हैं। साथ ही ये भी कहा कि उनके प्रभारी जिले जोधपुर से भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आ रहे हैं। लाखों की संख्या में राजस्थान के लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई की हल्ला बोल रैली में भाग लेंगे। आज जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली आज दिल्ली में आयोजित की गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा,
उसमें मैं भी जो लोक दल का विधायक होने के नाते और सहयोगी दल में भागी होने की वजह से हमारी यहाँ भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1000 आदमी जो है यहाँ से पहुँच रहे हैं और अभी आपके सामने रैली को जो है रवाना किया गया है। और निश्चित रूप से देश के सामने जो प्रमुख रूप से मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो आम आदमी त्रस्त है। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली, दिल्ली की रामलीला मैदान में कार्यकर्ता इस रैली को लेकर पहुंच रहे हैं। वैर विधानसभा से 3000 से अधिक कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे हैं। सुबह 6 बजे 300 से 400 गाड़ियों से दिल्ली ये कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव सभी को लेकर रवाना हुए हैं। तो कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली आज है दिल्ली की रामलीला मैदान में। अब कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वैर विधानसभा से 3000 से ज्यादा अधिक कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे हैं। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ महारैली आज होने जा रही है। जयपुर से दिल्ली पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हो रहे हैं। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा भी दिल्ली के लिए रवाना हुई। बता दें कि कई कांग्रेस नेता आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। दौसा जिले के निहालपुरा में देव नारायण जयंती के अवसर पर आयोजित हुए मेले में जोरदार हंगामा हो गया। जैसे ही महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश मंच पर संबोधन के लिए आई तो भीड़ हूटिंग करने लग गई और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। वहीं भीड़ ने मंत्री ममता भूपेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं विधायक जोगेंद्र अवाना के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। मंत्री के संबोधन के दौरान हुई इस जबरदस्त नारेबाजी के चलते मंत्री ममता भूपेश अपना संबोधन ठीक तरीके से नहीं दे पाई और जल्दीबाजी में ही मंत्री को अपना संबोधन खत्म करना पड़ा। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। सोलंकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। ये एक रिपोर्ट देखिए। फिर कांग्रेस विधायक के सुर हुए बागी। सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। पायलट को सीएम देखना चाहती है जनता। सचिन के दम पर आई थी सत्ता। प्रदेश में एक बार फिर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि प्रदेश की जनता पायलट को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो प्रदेश में सरकार के रिपीट होने की गुंजाइश है। तो हम पार्टी के हित में ही बात कर रहे हैं। आज पार्टी के हित में बात कर रहे हैं कि पार्टी का अभी समय है, 1 साल 1.25 साल अभी चुनाव में बचा है। अगर राजस्थान के अंदर अगर परिवर्तन करते हैं, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सरकार रिपीट होने की गुंजाइश है। सचिन पायलट के पक्ष में वेद प्रकाश सोलंकी का बयान नया नहीं है। दरअसल 3 दिन पहले भी सोलंकी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि मेरी निष्ठा पार्टी से नहीं बल्कि सचिन पायलट से है। इस बार भी उन्होंने अपनी बात दोहराई। बहरहाल कांग्रेस विधायक के बागी सुर पर पीसीसी चीफ ने संज्ञान लिया और बेहद नपे तुले शब्दों में पार्टी में अनुशासन बनाए रखने की वकालत की। सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। नहीं अनुशासन बना के रखता है कोई भी व्यक्ति तो ये मान के चलिए कि वो पार्टी के साथ में अच्छा नहीं कर रहा है और पार्टी इस बात को नोट करती है। पहले खिलाड़ी लाल बैरवा और अब वेद प्रकाश सोलंकी। एआईसीसी को जब तक उनका नया अध्यक्ष नहीं मिल जाता है तब तक प्रदेश की राजनीति में भी इसी तरह की बयानबाजी चलती रहेगी क्योंकि गहलोत और पायलट गुट जानते हैं कि अध्यक्ष के चुनाव से ही प्रदेश सरकार के बचे कार्यकाल में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी साफ हो पाएगी।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।